जी जनाब, आई होप कि आपने इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, एक दफ़ा खुद से सॉल्व भी कर लिया होगा। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एडिशनल। एडिशनल का मतलब यह है कि इन एडिशन टू अबव, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अलावा इसमें ऐड कर लें मजीद कुछ ये वाली इंफॉर्मेशन। तो एग्जामिनर जो है ये बहुत ही तेज है, उसने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दे दी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दी। तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग, बस आप सिंपल इनकी एंट्रीज वगैरह एडजस्ट करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात उसने कही है ऑन 1 अप्रैल 2017, जब भी डेट आए हमने डेट को कंपेयर करना है अपनी पहले से मौजूद डेट्स के साथ कि ये कहाँ पे है। दिस इज एग्जैक्टली द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, ये कमेंसमेंट डेट ऑफ बिजनेस है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस शुरू हुआ था ना, तो 1 अप्रैल इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ए मशीन कॉस्टिंग ₹240,000 वाज परचेज्ड। अब हम अगर ये सोच रहे हैं कि यार ऊपर भी एक एसेट परचेज हुआ है, नीचे भी एक एसेट परचेज हुआ है, तो क्या ये सेम तो नहीं है? नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे वाली इंफॉर्मेशन में उसने बताया कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो वो आपको दे रहा है। तो जनाब 2,40,000 रुपए की एक और मशीन परचेज की गई है फॉर बिजनेस यूज, लेकिन इसकी पेमेंट कहां से हुई? द ओनर पेड द अमाउंट फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इन मई 2017। ऑनर जब मर्जी पे करे, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो बिजनेस है, वो जो मशीनरी है, वो हमारे पास आई है ऑनर की तरफ से। तो हम इसकी क्या एंट्री करते होते हैं भला? हम लोग मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ, पेमेंट तो हमने नहीं की, मशीनरी जो है वो हमें ऑनर की तरफ से मिली है। अब अमाउंट क्या होगी? हम क्योंकि थाउजेंड्स की राउंडिंग के साथ चल रहे हैं, तो ये 2,40,000 में से ये वाले 3 जीरोस माइनस कर देने हैं, खत्म कर देने हैं। तो हमेशा आपने हर सवाल में राउंडिंग को जरूर जहन में रखना है। सबसे बड़ी जो गलती या फजूल हरकत बच्चे करते हैं वो करते हैं कि वो राउंडिंग को मिस कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारी अमाउंट्स क्योंकि थाउजेंड्स में लिखी हुई हैं, थाउजेंड के साथ राउंडिंग में है, और ये वाली अमाउंट आप 240,000 आप यहाँ पे पूरा 2,40,000 लिख देंगे ना, तो आपका सारा सवाल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो गलती है जो बच्चे करते हैं। हर सवाल में ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको अमाउंट्स राउंडेड टू द थाउजेंड्स नजर आ गई, जो कि एग्जामिनर तकरीबन हर सवाल में लाजमी तौर पे करता है, तो फिर आपको अपने कान, आंख, नाक सारा कुछ खुला रखना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मैं राउंडिंग गलत कर दूं। तो मशीनरी 240 की हो गई और कैपिटल 240 का हो गया। दिस इज द एंट्री जो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा प्लस 240, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा जनाब माइनस 240। आगे चलते हैं जनाब। सप्लाईज कॉस्टिंग ₹850 वर परचेज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। अच्छा, अब जरा गौर से देखें, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ड्यूरिंग द क्वार्टर 850,000 की टोटल सप्लाईज परचेज की गई हैं। सही है। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है ये पेमेंट की दी गई है, पेमेंट में सप्लाईज लिखी हुई है 650, और वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने टोटल जो सप्लाईज परचेज की हैं वो 850 की परचेज की हैं। तो यहां पे उसने आपको फंसाने की कोशिश की कि बच्चा इसमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। देखें, ऊपर जो सप्लाईज हैं वो सप्लाईज की पेमेंट्स हैं, और नीचे वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर टोटल 850 की सप्लाईज परचेज की हैं। तो नीचे वाली बात और ऊपर वाली बात दोनों बातें सही सिर्फ और सिर्फ तब साबित हो सकती हैं जब हम ये कहें कि टोटल सप्लाईज थी 850 की, जिसमें से 650 की जो है ना वो उन्होंने पेमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और 200 अभी भी हमारा पेएबल है। ठीक है, तो टोटल जो 850 की सप्लाईज आपने परचेज की थी उसमें से 650 की पेमेंट आपने कर दी थी, उसकी आपने एंट्री की होगी सप्लाईज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ये हमने अपने पास रिकॉर्ड भी कर ली हुई है। हमने सप्लाईज को डेबिट किया था 650 से और बैंक को क्रेडिट किया था 650 से। लेकिन जो दूसरी एंट्री अभी वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो 200 है ये सप्लाईज तो आपने परचेज की हुई हैं, लेकिन अभी तक आपने इसके अगेंस्ट पे नहीं किया, तो ये पेएबल अगेंस्ट सप्लाईज हो जाएगा। राइट, तो पॉइंट नंबर 2 से उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो ये की है कि टोटल 850,000 की सप्लाईज परचेज की हैं, जिसमें से 650 की पेमेंट हुई है, 200 की पेमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो एक तरीका तो ये था, वो सीधा सीधा ये कहता कि इन एडिशन टू दोज 650,000 सप्लाईज वी हैव परचेज्ड अनदर 200,000
वर्थ ऑफ सप्लाईज एंड पेमेंट ऑफ दो सप्लाईज हैज नॉट बीन मेड येट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अच्छा 650 की ऊपर सप्लाईज है, नीचे 200 की और हैं जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने ये एंट्री करनी है। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको तंग करने के लिए और आपकी लॉजिक को चेक करने के लिए उसने आपको बता दिया कि टोटल 850 की सप्लाईज परचेज हुई हैं। अब हम यहाँ से खुद ये चीज कंक्लूड करेंगे कि 650 की सप्लाईज जो वो हैं जिनके ऊपर हमने पेमेंट कर दी है, तो वो तो हम पेमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और 200 की सप्लाईज वो हैं जिनकी अभी हमने पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो दिस विल बी द एंट्री जो कि अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग सप्लाईज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड पेएबल अगेंस्ट सप्लाईज को क्रेडिट करेंगे। तो सप्लाईज का अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं सप्लाईज का अकाउंट बना हुआ है, सप्लाईज अकाउंट को डेबिट करना है कितने से, 200 से, सप्लाईज अकाउंट 200 से डेबिट, और पेएबल अगेंस्ट सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा 200 से। ठीक हो गया जनाब। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ सप्लाईज के सप्लाईज परचेज कैसे हुई है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अनयूज्ड सप्लाईज एज एट 30 जून 2017 अमाउंटिंग टू ₹350,000। हमारे पास टोटल सप्लाईज कितनी है, 650 की और 200 की, 850 की टोटल सप्लाईज हैं, और इनमें से अनयूज्ड सप्लाईज कितनी है, 350,000 की। यानी कि 850 में से 350 की सप्लाईज हम लोगों ने यूज अभी नहीं की हैं। तो जो सप्लाईज यूज हुई हैं वो कितनी यूज हुई हैं, 500 की सप्लाईज यूज हुई। तो हमारे करंट ईयर का जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड का जो सप्लाईज कंज्यूम्ड या सप्लाईज कंज्यूम का एक्सपेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 500 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि 350 की सप्लाईज तो कंज्यूम ही नहीं हुई। तो जनाब ये जो सप्लाईज वाला अकाउंट है जिसको मैं सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट कह रहा हूं, इसमें तो 850 के एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। 850 तो हमारा टोटल एक्सपेंस नहीं है, टोटल एक्सपेंस तो 500 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखें हम लोग क्या करते होते हैं, जैसे अगर आप स्टॉक की बात करें तो हम कैसे करते होते हैं, हम लोग जब भी स्टॉक परचेज करते हैं स्टॉक परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट करते रहते हैं। फिर हम लोग एंड पे क्या करते होते हैं, एंड पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देते हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम लोग माइनस कर रहे होते हैं वो वाला स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक जो अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ। सही है, तो इसी चीज का इफेक्ट हमें यहाँ पे देने के लिए करना होगा कि ये जो सप्लाईज हैं ये सारी की सारी सप्लाईज हमारा एक्सपेंस नहीं है, इनमें से कुछ सप्लाईज हैं जो कंज्यूम हो चुकी हैं। तो जितनी सप्लाईज कंज्यूम हुई हैं उन सारी सप्लाईज की एक एंट्री करनी होगी। ये सप्लाईज जो है दिस इज आवर एसेट, ये हमारे एसेट में पड़ी हुई हैं सप्लाईज। इनमें से जितनी सप्लाईज कंज्यूम हो जाएंगी उनकी हम एंट्री करेंगे सप्लाईज कंज्यूम्ड अकाउंट डेबिट, यहाँ ये सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सप्लाईज का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जो सप्लाईज का अकाउंट है ये वाला अकाउंट है, ये हमारा एसेट है। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं हम उसको करंट एसेट के तौर पे भी अगर हम ट्रीट करें जैसे परचेजेस में करते हैं, या अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड लेके चल रहे हैं तो हम लोग स्टॉक के अंदर उसको डालते हैं, तो वैसे ही हम लोग सप्लाईज के केस में भी करते हैं। ये बात हमने सप्लाईज में भी पढ़ी थी, जब हमने स्टॉक में भी पढ़ी थी, जब हम लोग इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे थे कि स्टोर्स क्या होते हैं, स्पेयर्स क्या होते हैं, लूज टूल्स क्या होते हैं। तो दीज सप्लाईज आर एक्चुअली स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। और जब भी हम परचेज करेंगे हम स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल अकाउंट को डेबिट करते थे और कैश को क्रेडिट करते थे। फिर हम लोग मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, क्वार्टर एंड पे जो भी हमने डिसाइड किया होता है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते थे कि सप्लाईज कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते थे कि कितनी सप्लाईज हमारी कंज्यूम हो चुकी हैं और उसकी हम लोग ये एंट्री करते थे सप्लाईज कंज्यूम अकाउंट डेबिट और सप्लाईज एसेट अकाउंट क्रेडिट। जो हमारी कंज्यूम्ड हो चुकी हैं सप्लाईज वो हैं कितनी, उसने वो सीधी अमाउंट नहीं बताई, उसने कहा जो टोटल हमारे पास पड़ी है ना उसमें से 350 की सप्लाईज ऐसी हैं जो कि कंज्यूम नहीं हुई हैं और वो हमारे स्टॉक में पड़ी हुई हैं, अनयूज्ड है। तो इसका ये मतलब है कि 500 की सप्लाईज कंज्यूम हो चुकी हैं, तो हम सप्लाईज कंज्यूम अकाउंट 500 से डेबिट करेंगे और सप्लाईज एसेट अकाउंट 500 से क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक अलग एक्सपेंस अकाउंट बनेगा सप्लाईज कंज्यूम्ड अकाउंट के नाम से। दिस इज आवर एक्सपेंस, इसको हमने करना है डेबिट प्लस 500 से, और सप्लाईज जो कि हमारे एसेट में पड़ी हुई है उसमें से हम 500 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सप्लाईज के अंदर ये जो टोटल है ये कितना बन जाएगा, ये 350 के इक्वल बन जाएगा कि हमारे पास स्टॉक में 350 की सप्लाईज पड़ी हुई। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने अपने स्टॉक में से जो सप्लाईज यूज हो जाती हैं वो माइनस करके सप्लाईज कंज्यूम्ड यानी कि एक्सपेंस अकाउंट में डालनी होती हैं।
अगली बात उसने की है कि यूटिलिटी बिल्स की जो हमने पेमेंट की है उसमें रिफंडेबल डिपॉजिट्स हैं 20,000 के। तो इसका ये मतलब है कि जो यूटिलिटी बिल्स के 250 का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया, ये पूरा 250 का एक्सपेंस नहीं है, इसमें से कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट्स भी हैं। जो रिफंडेबल डिपॉजिट्स हैं वो हमारा एसेट होते हैं, उनको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के नाम से करंट एसेट्स में लिखते होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये एक्सपेंस के अंदर नहीं जाएगा। तो हमारी इसकी एंट्री क्या होगी, हम लोग एक्सपेंस में से इसको निकाल देंगे, तो यूटिलिटी बिल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 20 से, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से अकाउंट बनाएंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे 20 से। दिस विल बी द एंट्री। तो यानी कि एक्सपेंसेस के अंदर 20 रुपये, और अगर हम राउंडिंग का ज़हन में रखें तो 20,000 रुपये ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के मद में थे और वो एक्सपेंसेस के अंदर शामिल हुए थे, वहाँ से हम निकालेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करेंगे +20 से, और यूटिलिटी बिल्स को हम माइनस करेंगे 20 से, यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो क्रेडिट हो रहे हैं। सो दिस वाज द एंट्री, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, यूटिलिटी बिल्स क्रेडिट। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर 45,000 फॉर जून 2017 वाज रिसीव्ड इन जुलाई 2017। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऐसे हैं जो कि आपके करंट ईयर से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो बिल हमें जुलाई में मिले, इसका मतलब है कि हमने उनको पे ही नहीं किया। तो जब हमने पे ही नहीं किया तो क्या वो हमारे करंट पीरियड से रिलेट कर रहे हैं एक्सपेंसेस? जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जून 2017 के एक्सपेंसेस हैं, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल के एक्सपेंसेस को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, करंट पीरियड के एक्सपेंसेस। यूटिलिटी बिल 45 से डेबिट। अच्छा, और क्रेडिट किसको करना है? अब पेमेंट तो हमने की नहीं, तो हम पेएबल करेंगे, पेएबल्स को क्रेडिट कर देंगे 45 से। ये अदर पेएबल्स का अकाउंट बनेगा। ये जो छोटे छोटे हमारे पेएबल्स होते हैं इनको हम लोग यूटिलिटी बिल्स में डालते हैं। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि जो 45,000 के जो एक्सपेंसेस हैं ये रिलेट तो हमारे करंट ईयर से कर रहे हैं ना, और ये हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, करंट पीरियड के, जिसकी हम ट्रायल्स बना रहे हैं, तो हमें इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हालांकि हमने इनकी पेमेंट नहीं की, और अगर पेमेंट नहीं की तो हम इसको पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट सर्विसेज हम हासिल कर चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स अकाउंट डेबिट। तो यूटिलिटी बिल्स अकाउंट में 45 प्लस कर देंगे, और अदर पेएबल्स के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे। अदर पेएबल्स के नाम से कोई अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ। अदर पेएबल्स क्रेडिट कर देंगे हम -45। क्यों? क्योंकि 45,000 की वो पेमेंट है जो कि हमने पे करनी है इलेक्ट्रिसिटी पेएबल के नाम से। आगे चलते हैं जनाब। वाउचर्स ऑफ ₹250,000 फॉर पैटी ऑफिस एक्सपेंसेस वर सबमिटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। ड्यूरिंग द क्वार्टर 2,50,000 यानी कि 250 के वाउचर्स हमारे पास आए फॉर द पेमेंट ऑफ पैटी कैश। देखिए पैटी कैश में क्या होता है, जो डिफरेंट लोग जो है ना वो पेमेंट एक्सपेंसेस करते रहते हैं और हमें एक बिल दे देते हैं कि जनाब ये देखें इतना पेमेंट हम लोगों ने ऑफिस के बिहाफ पे की है। हम ऑफिस बॉय को भेजते हैं चाय लाने के लिए, वो मार्केट से जाता है, डिफरेंट टाइप की चाय लेके आता है, दूध लेके आता है, चीनी बिस्किट वगैरह लेके आता है, और ला के हमें एक बिल दे देता है कि जनाब ये चीज़ें इतने की आई हैं। ठीक है, सफाई वाला जो है वो सफाई वाला सामान लेके आता है और वो हमें एक बिल दे देता है कि जनाब ये इतने आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कभी कभार कोई लाइट्स ख़राब हो जाती हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम ख़राब हो जाता है, कोई तारें नहीं आपको डलानी पड़ती हैं, क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो कि ऑफिस की सप्लाई, ऑफिस की पेटी कैश में आती हैं, उनका बिल्स आपको मिलते हैं और आप उनके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं अकाउंटेंट, उसमें से जो उनके पास पेटी कैश में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास पेटी कैश में 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और उसने हमें कहा कि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें 250,000 के पैटी कैश एक्सपेंसेस पे करने पड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैटी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पैटी कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं 250 से 250 से। तो पैटी एक्सपेंस अकाउंट नया है, ये हम बना लेते हैं। पैटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 250 से और पैटी कैश अकाउंट क्रेडिट 250 से। दिस विल बी द एंट्री। आगे चलते हैं जनाब। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड पेमेंट ऑफ सुपरवाइजर सैलरी फॉर जुलाई 2017 ऑफ ₹150। 1.5 लाख रुपए की सैलरीज इन सैलरीज के अंदर शामिल हैं जो कि अभी हमारे करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती हैं, वो अगले मंथ की हैं, अगले साल के टाइम पीरियड की हैं। तो फिर यहाँ पे भी वही रूल लगेगा जो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी में लगाया कि यार इलेक्ट्रिसिटी में हमने जब रिकॉर्डिंग की तो हमने कहा कि यार जो हमारे रेलेवेंट टाइम पीरियड का एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए।
दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ रेलिवेंट टाइम पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कोई फ्यूचर का एक्सपेंस आपने पे कर दिया हुआ है तो वो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, उसको करंट ईयर के एक्सपेंस में से निकालना पड़ेगा। ये काम हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस रेंट के अंदर भी किया कि ऑफिस रेंट जो था वो हमने माइनस कर दिया, उसमें से अगले 6 महीनों का जो रेंट था वो हमने एक्सपेंस में नहीं डाला, वो बल्कि हमने एडवांस रेंट के तौर पर उसको रिकॉर्ड कर दिया, प्रीपेड ऑफिस रेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि ये जो 150 है ये हम वेजेस एंड सैलरीज में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेजेस एंड सैलरीज नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज हैं। और कितनी है जनाब? ये 150 की। दिस विल बी द एंट्री जो कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग प्रीपेड, क्योंकि ये हम पहले पे कर चुके हैं, अभी इसका टाइम पीरियड नहीं आया है। प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज 150 से डेबिट, और वेजेस एंड सैलरीज को हमें क्रेडिट करना होगा। वेयर आर वेजेस एंड सैलरीज? दिस इज वेजेस एंड सैलरीज, 1450 की हैं, इसमें से माइनस करना होगा 150। क्यों? क्योंकि ये 150 अगले टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है, ये करंट जो क्वार्टर है इससे रिलेट नहीं कर रहा। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज क्रेडिट। आगे चलते हैं जी। ए बैंक एडवाइस ऑफ ₹5000 डेटेड 30 जून 2017 फॉर बैंक चार्जेस वाज रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई 2017। एक पेमेंट थी जो बैंक में से हो गई थी, डायरेक्ट डेबिट हो गया था बैंक में से, और हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो हम भी अपने पास उसको डेबिट कर लेते हैं। हमारा एक बैंक चार्जेस का एक एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय ₹5। तो बैंक चार्जेस का अकाउंट भी है हमारे पास यहाँ पे और बैंक का भी है, ढूंढना पड़ेगा जी। ये रहा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस +5 करना है और बैंक में से माइनस करना है 5। सो दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री। जितना आप प्लस कर रहे हैं उतना आप माइनस करते जाएं, तो आगे आपके लिए जो टोटल होगा उसमें कोई मसला नहीं होगा, वो टैली हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ ₹70,000 हैव बीन रेंडर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर बट द अमाउंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। उसने कहा कि 7 लाख रुपए की ऐसी सर्विसेज भी हैं जो हमने दी हैं लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव नहीं हुए। तो ये जो ऊपर मेंटेनेंस सर्विसेज हमने लिखी थी ये तो वो थी जिनके अगेंस्ट पैसे रिसीव हो गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और सर्विसेज भी हमने प्रोवाइड की थी और वो ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने प्रोवाइड कर दी थी, सर्विसेज दे दी थी, अब सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे आना बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी हमारे करंट ईयर का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी हमारे करंट टाइम पीरियड का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज दे दी हैं, सिर्फ पैसे लेने वाले रह गए हैं, लेकिन इनकम आपकी अराइज हो चुकी है, आपका इनकम, आपका हक बन गया है कि आप वो पैसे लें। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? हम लोग इसकी एंट्री करेंगे रिसीवेबल अगेंस्ट सर्विसेज। ठीक है जी। या क्योंकि आपका मेन काम ही सर्विसेज प्रोवाइड करना है और जो काम आपका मेन है उसके अगेंस्ट जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको हम डेटर्स कह सकते हैं। देखिए ना, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आपने गुड्स दे दी होती हैं और आपने उनसे पैसे लेने होते हैं, वही होते हैं ना। तो अगर आप गुड्स बेचते नहीं, आप सर्विसेज बेचते हैं, तो डेटर वो होगा जिसको आप सर्विसेज बेच देते हैं, जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, सिर्फ उससे पैसे लेने हैं। तो डेटर्स टू रेवेन्यू अकाउंट जो है ये हमारी दिस विल बी द एंट्री, और ये कितने से होगी? 700 से। तो कहने का मतलब ये है कि 700 की एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मजीद अपने रेवेन्यू के अंदर। तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, इसको हम रिसीवेबल्स अगेंस्ट सर्विसेज भी कह सकते हैं। 700 से डेटर हमारा डेबिट हो गया और रेवेन्यू हमारा 700 से क्रेडिट हो गया। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10। मेंटेनेंस सर्विसेज अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ ₹1250 विल बी रेंडर्ड इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ले जनाब, एक और उसने नई कहानी छोड़ी है। उसने कहा है कि ये जो ऊपर आपने मेंटेनेंस सर्विसेज रिकॉर्ड की है ना 4500 की, ये पैसे तो आपको रिसीव हुए हैं, लेकिन इन 4500 में कुछ पैसे ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज अभी आपने नहीं दी हैं। तो जैसे अभी हमने बिल्कुल इससे पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि सर्विसेज दे दें और पैसे ना मिले तो वो पैसे आपका हक है, वो आपने उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, डेटर्स रिकॉर्ड करना है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका मिरर इमेज हो जाए कि पैसे आपको आ गए हैं और सर्विसेज आपने नहीं दी, तो दिस इज योर लायबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। तो जनाब, क्या मेंटेनेंस सर्विस में जो 4500 लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपका रेवेन्यू है? ये जो 4500 हमने लिखा था, क्या ये सारा का सारा हमारा रेवेन्यू है?
नहीं है। इसमें से 1250 का रेवेन्यू ऐसा है, 1250 की अमाउंट ऐसी है जिसके अभी हमने सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं की हैं, तो हमें वो यहाँ से ख़त्म करने होंगे और वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी, कि वो हमने पैसे रिसीव कर लिए हैं इन एडवांस बट वी हैव टू प्रोवाइड दो सर्विसेज येट। तो जब भी कभी आपके साथ इस तरह से होता है कि आप एडवांस में कोई सर्विसेज हासिल कर लेते हैं तो फिर वो आपका सर्विस रेवेन्यू नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जिसमें आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं लेकिन ये अभी आपका रेवेन्यू नहीं बना है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, दिस इज आवर लाइबिलिटी। अक्रूड इनकम हम क्रेडिट करेंगे 1250 से, और ये 1250 कहाँ से निकालेंगे, ये हम लोग अपने रेवेन्यू अकाउंट से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू हुआ ही नहीं। तो रेवेन्यू में 1250 डेबिट और अक्रूड इनकम 1250 से क्रेडिट। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे अक्रूड इनकम का अकाउंट बनाएंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट, दिस इज आवर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट अभी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। 1250 माइनस का, ठीक है जी, ये वाला हम लोग क्रेडिट वाली एंट्री रिकॉर्ड करें, और रेवेन्यू का हम 1250 से प्लस करेंगे। वेयर इज आवर रेवेन्यू, दिस इज आवर रेवेन्यू प्लस 1250। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, तो रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको हमने प्लस 150 कर दिया, 1250 कर दिया, और अक्रूड इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, हमने इसको माइनस 1250 कर दिया। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग आखिरी एडजस्टमेंट पे पहुंचे हैं, पॉइंट नंबर 11। QS हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट बाय 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ले जनाब, 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्यों चार्ज करनी है? हमारे पास क्या कोई एसेट्स हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास दो एसेट्स हैं, एक मशीनरी है और एक व्हीकल है। मशीनरी वो थी जो बिजनेस के पैसों से परचेज की गई थी और ऊपर टेबल में हमें उसका पता चला था, और सॉरी व्हीकल वो थी जो ऑफिस के पैसों से परचेज की गई थी और टेबल में उसका जिक्र था, और मशीनरी वो थी जो कि ओनर ने परचेज करके हमें दी थी और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें उसके बारे में पता चला था। तो दो एसेट्स हैं हमारे पास, मंथ बाय मंथ बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हम क्योंकि एक क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हैं तो इस क्वार्टर के अंदर वो एसेट 3 महीने इस्तेमाल हुआ। देखें, दो एसेट्स है ना हमारे पास, एक एसेट था मशीनरी और एक था व्हीकल। ये जो व्हीकल थी ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे ही परचेज कर ली थी 1200, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये जो मशीनरी आपके पास आई थी ये आपने परचेज की थी 1 अप्रैल को, यानी कि ये भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे यूज की थी। तो पेमेंट कब हुई है उस बिजनेस उस मशीनरी की, ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि वो मशीनरी कब आपके पास आ गई थी। तो दोनों मशीनरीज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के ऊपर, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी और व्हीकल दोनों ये हमारे पास आ चुके थे। इन दोनों के ऊपर 3 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 महीनों का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये जो सबसे ऊपर मैंने लिखा था कि अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जनाब? तो जनाब यहाँ पे एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। एक हमारे पास एसेट था जो हमने परचेज किया था 1200 का व्हीकल, और 240 की एक मशीनरी परचेज की गई थी। तो ये हमारे पास जनाब बन गया 1440। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगेगा जनाब कितना? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगेगा 20%, क्योंकि किसी की भी रेजिडुअल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो 20% डेप्रिसिएशन रेट लगेगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल की होती है तो हम इसको 3/12 करेंगे, तो हमारे पास एक क्वार्टर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 72। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट प्लस 72 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट माइनस 72 से, तो हम लोग यहाँ से ये वाली एंट्री भी हम लोग रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। ले जनाब, सारी एंट्रीज हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन अकाउंट्स को क्लोज करते जाएंगे और हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे और हम लोग इसको डेबिट या क्रेडिट में लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। बैंक को आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा +4345, प्लस का 4345। जब आप टोटल करते हैं तो जो आपका आंसर आता है, अगर वो प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे 4345। कैपिटल को जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा -5240।
और आप जब टोटल करते हैं तो आपका आंसर माइनस में है, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है और इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है 5240 इग्नोरिंग द साइन। सही है, तो जब आप टोटल कर रहे होंगे तो आपने साइंस को इग्नोर करके लिखना है। ये प्लस का 1200 है, इसका मतलब है डेबिट प्लस 1200 में जाएगा। सप्लाईज की अगर हम बात करें तो प्लस 650 प्लस 200 ये बन गया 850 माइनस 500 प्लस का 350, तो हम डेबिट साइड पर 350 लिख देंगे। आगे चलते चले जाएंगे। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू है जनाब हमारे पास -3950, तो -3950 का मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, 3950 में लिखना है आपने इधर। पेटी कैश आपके पास प्लस का 50 है तो डेबिट साइड पे 50 आ जाएगा। यूटिलिटी बिल्स प्लस 250 माइनस 20, तो ये बन गया प्लस का 230, फिर उसमें 45 ऐड किया तो 275। 275 इज द यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, तो हम लोग 275 डेबिट साइड पे लिख देंगे। वेजेस एंड सैलरीज 1450 में से 50 माइनस किया 1300 प्लस का बना 1300 प्लस, यानी कि डेबिट की आपकी एंट्रीज हैं। ड्राइंग्स है जी 390 की, ठीक है। रेंट एक्सपेंस 300 का डेबिट साइड पे, प्रीपेड रेंट 600 का डेबिट साइड पे, बैंक चार्जेस 15 की डेबिट साइड पे, मशीनरी 240 डेबिट साइड पे, पेएबल अगेंस्ट सप्लाईज -200 ये आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगी। सप्लाईज कंज्यूम्ड 500 की प्लस की डेबिट साइड पे आएंगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 डेबिट साइड पे आएगा। अदर पेएबल्स 45 का है, क्रेडिट साइड पे आएगा, माइनस का है। पेटी एक्सपेंसेस 250 के हैं। प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज 150 डेबिट, डेटर्स 700 के डेबिट, अक्रूड लाइबिलिटी 1250 की क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि उसका टोटल माइनस आ रहा है। डेप्रिसिएशन 72 की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे -72 की, यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। सो दिस विल बी द टोटल ऑफ योर अकाउंट्स। अब आप इसका टोटल कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना है, आपका आंसर जो है ना वो इंशाल्लाह टैली होगा। दिस वाज द क्वेश्चन, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दिया गया था। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दी गई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दी गई थी, और आपको अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक किए गए थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।